जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी तो मैंने अपना एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रखा था कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा। जीवन में दो और चीजें होती है ना, एक होता है आदर्शवाद और एक होता है यथार्थवाद। बिल्कुल। तो आदर्शवाद तो क्या है कि बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था कि मैं 12th के बाद बीटेक करूंगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और फिर या तो इधर आई विल गो फॉर दिस साइंटिस्ट और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करूंगा, तो वो एक आदर्शवाद हो गया। तो एक यथार्थवाद वो होता है कि भाई आपको पता है आपके परिवार की स्थिति क्या है, वो आगे आपको फंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो चीजें होती है, और अक्सर जो ग्रामीण अगर हम क्षेत्र की बात करें तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है, और हमें आपका अच्छे से पता है कि एजुकेशन जो है वो कॉस्टली है। जब एग्जाम होता था मैं लगभग उस टाइम 1 डेढ़ महीने की या 20 25 दिन की मैं छुट्टी ले लेता था, वो मैनेज हो जाता था। तो छुट्टियों के टाइम मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपना 1 मिनट भी खराब ना करूं, और मेरा ऑन एन एवरेज में 14 से 15 घंटे पढ़ाई करता था छुट्टी के टाइम। तो इस तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट आरएएस के साथ सबसे बड़ी चीज ये थी कि मेरा ये पहला अटेम्प्ट ही था, तो बहुत कुछ क्लियर कट आइडिया था नहीं कि क्या रैंक आएगी नहीं आएगी। तो मैं ये चाह रहा था कि यार ठीक है, अकाउंट तक भी मिल जाए तो फिर हम आगे रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जब रिजल्ट आने वाला था फिर तो ये था कि यार आरएएस। नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आज हमारे साथ में स्ट्रगल की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी आ रही है जो हमारे सामने होगी। जो रवि प्रकाश जी हैं, जिन्होंने 12 साल नेशन को सर्व किया। सबसे पहले नेवी में रहते हुए, उसके बाद बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडर के थ्रू उन्होंने एलओसी पर भी अपनी ड्यूटी दी है, उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पर भी अपनी ड्यूटी दी है, और ड्यूटी के साथ में उन्होंने आरएस की तैयारी भी करी है, और तैयारी करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 16th रैंक हासिल करी है। तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की जो जर्नी है वो सर आज हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत बधाई कि सर ने ये मुकाम हासिल किया, और सर काफी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा बनेंगे। तो अ, सर बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो सर आप लोगों को अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। जी। मैं जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के गंगानी गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है क्लास 10 तक वो गांव के ही एक सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मेरे पिताजी एक दुकानदार है, वो गांव में एक किराने की दुकान चलाते हैं, और माताजी एक गृहिणी है, और हम कुल 4 भाई बहन हैं। और मैंने जस्ट 10+2 करके 10+2 मैंने साइंस मैथ से किया था। उसके जस्ट बाद मैंने 17 ईयर्स की एज में भारतीय नौसेना ज्वाइन की थी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के रूप में, और इंडियन नेवी में मैंने 6 ईयर्स तक सर्व किया है। और वहाँ रहते हुए मैंने जो एक हेलीकॉप्टर रहता है, एविएशन होता है, नेवल एविएशन में मैं सोनार, रडार, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पे एयर रेडियो सुपरवाइजर के रूप में मैंने काम किया था। और सन 2016 से मैं सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया। और वर्तमान में मैं जो कश्मीर का बारामूला एरिया है उसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ मेरी पोस्टिंग है। जी। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 17 साल की एज में नेवी ज्वाइन किया था, तो सर इतनी छोटी उम्र में नेवी ज्वाइन करने का आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, या क्या था आपके दिमाग में कि आपने सोचा कि आप नेवी में जाएंगे? नेवी ज्वाइन करने का जो कारण था, क्योंकि 11 12 में मैंने ये चीज देख ली थी कि परिवार काफी आर्थिक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, और जो भी मेरी बुक्स आ रही है, जो भी फीस आ रही है, वो भी पिताजी कर्जा लेके ही करवाते जो चुकाते थे। तो मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि अब कहीं ना कहीं मुझे जॉब करनी होगी। तो मैं 12th मैंने जब पास नहीं की थी, 12th के एग्जाम दे के आया, उसके जस्ट बाद ही मैंने गांव की एक प्राइवेट स्कूल थी, उसमें मैं 9 10th के बच्चों को पढ़ाता था। और एक कोचिंग सेंटर भी था किसी फ्रेंड का, तो वहाँ पे भी मैं 3 4 घंटे बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि मुझे जॉब की सख्त आवश्यकता थी। और आर्थिक परिस्थितियों का जो विषमता इतनी ज्यादा थी कि मेरे पास जो बीए की फी भरने का उस समय 1400 रुपये हुआ करते थे, वो भी मेरे पास नहीं था, वो भी मुझे किसी से कर्जा लेना पड़ा। तो मैंने जितना भी उस एज में, जो मैंने जब नेवी का फॉर्म भरा था तो मैं मेरी उम्र 16 वर्ष और 10 महीने ही हुआ करती थी। तो उस समय जितने भी फॉर्म निकले थे, जो भी मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, मैंने सब फॉर्म भरे थे। तो उसमें नेवी के जो 2 फॉर्म के कॉल लेटर्स आए थे, और मैंने दोनों में एग्जाम दिया, और दोनों में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। फिर मैंने टेक्निकल ज्वाइन कर लिया था। तो मेनली फाइनेंशियल क्राइसिस ही थी, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो। बिल्कुल सर। तो नेवी के
नेवी में आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? मतलब अगर आप कुछ बताना चाहें उस बारे में कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया नेवी के अंदर। नेवी का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। और नेवी को मैं अपनी मदर सर्विस मानता हूँ। और मेरा मानना है कि मेरे व्यक्तित्व में जो निखार आया और जो प्लेटफॉर्म नेवी ने मुझे दिया, क्योंकि एक तो मुझे जब सबसे ज्यादा जॉब की आवश्यकता थी तो वो मुझे इंडियन नेवी ने दी। उसके बाद मेरा मानना है कि मेरे जिंदगी के जो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है वो मुझे नेवी ने दिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऐसी परिस्थितियां और चैलेंजेस मेरे सामने रखे जो एज ए पर्सन मुझे काफी डेवलप किया। और मैं जब नेवी ज्वाइन किया तो मुझे अच्छे से हिंदी भी बोलना नहीं आता था, लेकिन चाहे फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, और बहुत सारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के डायमेंशंस होते हैं वो सब नेवी में रहते हुए डेवलप हो पाए थे। तो इस संदर्भ में नेवी ने काफी योगदान दिया। और नेवी ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम लिखूं। और मैंने नेवी में रहते हुए वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। और नेवी में रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन भी किया था। तो ये सब नेवी की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो मैं इंडियन नेवी का शुक्रगुजार हूँ। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये तो देखने को मिला है कि नेवी से और आर्मी से जो भी आते हैं उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ पर्सनालिटी बन के उभरती है। तो उसके बाद में आपका बीएसएफ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और बॉर्डर पर आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। बीएसएफ में जब मैंने ज्वाइन किया था उसमें 1 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री की। तो मेरे में हमेशा एक चीज रही है कि मैं जिस भी फील्ड में जो भी काम करूँ वो डूब के करूँ, जुनून के साथ करूँ। क्योंकि जब हमें समय अपना दे ही रहे हैं, अपना टाइम और एनर्जी दे ही रहे हैं, तो क्यों ना उसको बेस्ट तरीके से किया जाए। तो ये स्पिरिट मेरी रही। इसी वजह से मुझे जो एक साल की ट्रेनिंग होती है उसमें मुझे अपने बैच का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला था, उसमें तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो रही वो भारत बांग्लादेश सीमा पे पश्चिम बंगाल की मालदा जिले में रही थी। और चूंकि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती है, फिर कोर्सेज होते हैं, ऐसे करके जनवरी 2018 तक मेरा पूरा समय जो है वो बीएसएफ की ट्रेनिंग में बीता था। उसके बाद मैंने एज ए कंपनी कमांडर चार्ज लिया और वहां रहते हुए मुझे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिविल पॉपुलेशन के साथ काफी इंटरेक्शन करने का मौका मिला। जनरली होता ही है कि बीएसएफ में काफी दूर दराज क्षेत्रों में बॉर्डर आउटपोस्ट होती है और सिविलियन जनता के साथ ना के बराबर इंटरेक्शन होता है। लेकिन मेरी जो पोस्टिंग ऐसे जगह पे थी जहाँ सिविल पॉपुलेशन के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा था, तो कहीं ना कहीं एक वहां से मेरा एक इम्प्रेशन शुरू हुआ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी स्कोप रहता है। और फिर मैंने एक चीज ये भी रियलाइज की कि अपने लोगों के बीच में रह के उनके लिए करने का एक वाइडर और डाइवर्स जो प्लेटफॉर्म है वो सिविल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर सकती है, वो अपने आप में यूनिक है। और इसके साथ ही मेरे एक मित्र थे राम सिंह जी गुर्जर, जो इस बार 130वीं रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। तो उनका उन उस दौरान मेरा उनके साथ भी काफी इंटरेक्शन बढ़ गया था, तो उनसे मुझे जो फीडबैक मिलता था वो भी एनकरेजिंग था। और कुछ फैमिली कमिटमेंट्स भी थे, क्योंकि मैं 12 वर्षों से आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहा था। तो मुझे लगा कि परिवार के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और अगर मैं सिविल सर्विसेज में आता हूँ तो शायद मैं काफी अच्छे से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मिले जुले रीजन थे। तो बीएसएफ में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अक्सर अपने फ्रेंड से बोलता था कि अगर मैं एज ए पर्सन देखूं, अगर मैं इंडिविजुअल अप्रोच से देखूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी बीएसएफ में रहा मैंने कभी ऐसा पैशनेटली नहीं चाहा कि मैं बीएसएफ छोड़ दूं। मैंने अपने जॉब को हमेशा एंजॉय किया है। और अक्सर मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता भी था जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते थे कि यार मुझे तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फैमिली वाला एक रीजन है। तो बोला यार ये तो रीजन नहीं होता, फिर तो कुछ और आपको चीजें बनानी पड़ेगी, इंटरव्यू में ये एक अच्छा आंसर नहीं हो सकता। तो बाकी मुझे अपने जॉब से कभी दिक्कत नहीं रहा। मैंने मतलब जब तक मैं रहा हूँ और अभी भी हूँ, मैंने खूब एंजॉय किया है उसको। मैंने हर एक पल को, हर एक लम्हे को बहुत अच्छे से जिया है। बहुत सारी मेमोरीज है मेरे पास भी, सबकी चेरिश करने के लिए, और हमेशा रहेगी वो। बिल्कुल सर। ये तो आपकी मेहनत और आपका एटीट्यूड है जो इस स्ट्रगल को भी इतना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो आप। तो सर आपने असिस्टेंट कमांडर की ट्रेनिंग के साथ में किस तरह से आरएस की तैयारी करी या आपको कैसे पता चला और फिर आपने कब तैयारी शुरू कर दी थी आरएस की? जैसा कि मैंने आपको बताया था, और कि मेरा शुरू के जो 2 साल थे, 2016 से लेके 2018 वाला समय था, जनवरी 2018 तक मैंने आरएस के बारे में नहीं सोचा था। हम्म। क्योंकि आरएस के बारे में अक्सर मैं सुनने को मिलता था कि एक तो ये पंचवर्षीय योजना है, दूसरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है,
आर्म्ड फोर्सेज में छुट्टियों का वैसे इशू रहता है, और अगर आपका शेड्यूल फिक्स नहीं हो तो लीव प्लानिंग करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, आरएस के बारे में। और जनवरी 18 के बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तब मैंने सोचा था, उसी टाइम मैंने शुरू किया, जनवरी 2018 के बाद ही। इससे पहले तो आरएस का कोई ऐसे कुछ था नहीं दिमाग के अंदर। बिल्कुल सर। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि आप किस तरह से पढ़ाई को अप्रोच करेंगे या किस तरह से अपना समय निकालेंगे ड्यूटी के बाद या पहले, आप कैसे उसे मैनेज करेंगे? क्योंकि मैं नेवी में रहा हूँ, तो वहाँ आर्म फोर्सेज में रहते हुए टाइम मैनेज करना मैं सीख गया था। और उसके बाद बीएसएफ में आया, लेकिन चैलेंजेस अलग होता है, क्योंकि वहाँ मैं एक पीबीओआर था, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक था। और यहाँ एज ऑफिसर था, तो कुछ फर्क रहता है काफी सारा। लेकिन चाहे कोई भी फौज हो, आप किसी भी पोस्ट में हो, कुछ 3-4 दिक्कतें होती है आपको। जैसे पहली दिक्कत तो ये है कि ये जो जॉब होती है वो 24/7/365 की होती है। मतलब सिविल्स में क्या होता है, आप जनरली 9 बजे जाते हो, 5-6 बजे तक आ जाते हो, ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ अक्सर जब पूरा सिविल के ऑफिस बंद हो जाते हैं शाम को, तो उस समय एक्चुअल में ड्यूटी शुरू होती है फोर्सेस के अंदर। तो पहला तो ये चैलेंज था कि मैं कभी अपना रेगुलर समय निकाल ही नहीं पाया ड्यूटी पे। मतलब ये चीज कभी फिक्स नहीं हो पाई। इवन मैं नेवी में था और बीएसएफ में लास्ट 12 वर्षों में, कि मैंने आज डिसाइड किया इतना पढ़ना और मैं पढ़ लूँ। क्योंकि हमेशा ऐसी कोई ना कोई इमरजेंसी या ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाती है जो आपका रूटीन डिस्टर्ब कर देती है। तो रूटीन और रेगुलर स्टडी तो मैंने कभी नहीं की इन 12 वर्षों में। मतलब छुट्टी वाला अगर पीरियड छोड़ दे, जैसे मैं घर आ गया लीव लेकर, वो एक अलग बात है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम रहता था नेटवर्क का इशू। जैसे कि फोर्सेज में अक्सर बॉर्डर जो जगह होती है, लोकेशन होती है, वहाँ नेटवर्क का इशू रहता था। और मैं 3 सिमें रखता था हमेशा, एक एयरटेल, वोडाफोन और जियो। और कई बार ऐसा होता था कि तीनों सिमों में नेटवर्क नहीं रहता था। और नेटवर्क आज के समय कितना जरूरी है हम खुद समझते हैं। जैसे ऑनलाइन ग्रुप्स बने थे, तो मैं बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स में कभी जुड़ नहीं पाता था, मॉक नहीं दे पाता था। तो इस तरह की दिक्कतें रहती थी। उसके बाद स्लीप रिलेटेड और इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे। तो मैंने इस चीज को समझ लिया कि मेरा जो एक लाइफ स्टाइल है, मेरा एज ए स्टूडेंट अगर मुझे तैयारी करनी है यहाँ पे, तो मैं अपना कंपटीशन कभी एक सिविलियन से नहीं कर सकता हूँ। ना तो मैं सिविलियन हूँ, ना मैं एक सिविलियन से कंपटीशन कर सकता हूँ। तो मेरा एक ही चीज रहती थी कि मैं पर डे अपने आप से कॉम्पीट करूँ और अपने आप को बेटर करूँ। और मेरा कंपेरिजन है सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि एक सिविलियन जो बाहर बैठा हुआ है, जिसको बिल्कुल पूरा टाइम मिल रहा है, या जो 9 to 4 की जॉब है, उसके साथ मेरा कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता। तो मेरी यही रहती थी कि एक तो मैं अपने प्रति ईमानदार रहूं, अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार रहूं। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी खुद की नजरों में देखूं, तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी मैं ड्यूटी पर रहता था, मेरी कोशिश रहती थी कि मैं 1 मिनट भी खराब ना करूँ। नो डाउट मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रहता था कि पहला अपना जो ड्यूटी है वो पहले है। उसके बाद अगर मुझे समय मिलता है, तो जो भी मेरा कंफर्ट टाइम है, नींद का टाइम है, उसमें से मैं टाइम मैनेजमेंट करता था। और जब मैं छुट्टी आ जाता था, मैंने अपना लीव का इस हिसाब से मैनेज कर रखा था। और भगवान की कृपा से वो मैनेजमेंट काफी ठीक भी रहा कि जब एग्जाम होता था, मैं लगभग उस टाइम 1-1.5 महीने की या 20-25 दिन की मैं छुट्टी ले लेता था, वो मैनेज हो जाता था। तो छुट्टियों के टाइम मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपना 1 मिनट भी खराब ना करूं। और मेरा ऑन एन एवरेज में 14 से 15 घंटे पढ़ाई करता था छुट्टी के टाइम। तो इस तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था। बिल्कुल सर। एक चीज जैसे देखने को मिली है कई सारे इंटरव्यूज में, कई सब लोगों से बात करके कि टॉप 70 रैंक या टॉप 100 रैंकर्स और बाकियों में काफी फर्क लगता है। और तैयारी का फर्क एक साफ नजर आता है कि अ, जैसे जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि चीजें काफी आसान है, पर इतनी आसान होती नहीं है। अब वो तो आपकी मेहनत है और आपका टैलेंट है जो आप चीजों को इतना आसान बना देते हैं। तो एक आपकी क्या आप मतलब अगर किसी को आप टाइम मैनेज करने के बारे में बताओगे तो आप उन्हें क्या राय दोगे कि वो इस तरह से अपना टाइम मैनेज कर पाएं और एफिशिएंटली स्टडी कर पाएं या उसके साथ जॉब कर पाएं? देखो, टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही होता है, बोले जो जॉब में होते हैं। तो जॉब दो तरह की होती है। एक वो जॉब जो रूटीन जॉब है, कि 10 to 5 हो गया, उसके बाद सैटरडे संडे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जॉब होती है जो आर्म फोर्सेज में, क्योंकि काफी फौजी भाई भी हमारे तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों में टाइम मैनेजमेंट का अपना एक अलग अलग कंसेप्ट है। और क्योंकि आर्म फोर्सेज में मुश्किल होता है मैनेज करना, बाकी जगह तो इतना दिक्कत नहीं रहता है। अब जैसे एक बंदा जो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है सेल्फ डिसिप्लिन की। अगर वो डिसिप्लिन है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पूरा टाइम है ही है।
उसको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम से कम रखने हैं, जैसे सोशल मीडिया के रूप में, या कोई जो फालतू के ग्रुप्स बन जाते हैं, गोसिपिंग हो जाती है, तो वो अगर बंदा फ्री है तो उसको डिसिप्लिन अगर वो रखे तो टाइम मैनेज हो जाएगा। दूसरी बात होती है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो 10 to 5 और बाद जो सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, तो उनका टाइम मैनेजमेंट में उनकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको जो एग्जाम पे फोकस करना है, तो आप टाइम मैनेज कर लोगे। तो अल्टीमेट जो चीज है वो ये है कि एक तो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, दूसरी है कि आप किस लेवल का सेक्रीफाइस कर सकते हो। जो बंदा जॉब में है उसके साथ मैनेज कर रहा है, तो जॉब का उसको फायदा भी मिल रहा है एक, तो जॉब का अगर फायदा मिल रहा है तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रह सकते। बिल्कुल तो सर। एक ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। आप जॉब में हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स होगी, और कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जैसे आर्म फोर्सेज में अक्सर, अगर जैसे मैं एज ए कंपनी कमांडर वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, तो अगर मेरे कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बुक खोल के बैठूंगा। मैं डेफिनेटली कोई भी इमरजेंसी होगी तो बुक सेकेंडरी हो जाएगी। पहले बॉर्डर पे जो मेरा जवान खड़ा है या बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो ये सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना है मेंटली, कि भाई ऐसी चीजें होगी और मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना। जब आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो और नर्वस नहीं होते हो, डिप्रेशन में नहीं आते हो कि ठीक है मैं गिव अप नहीं करना है, और बाकी जो भी अपनी ड्यूटीज है उसके साथ अपना ईमानदारी से आप जितना कर सकते हो आप करिए, चीजें मैनेज हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि टाइम होता नहीं है, टाइम बेसिकली निकालना पड़ता है। बिल्कुल सर, ये बात आपकी एकदम सही है कि टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। और हर इंसान का अपना एप्टीट्यूड होता है कि वो किस तरह से किसी भी चीज या किसी भी अपने लक्ष्य की तरफ प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो इसी के साथ ही मैं महावीर सर को बुलाना चाहूंगा, जो आगे का इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। तो महावीर सर हाँ, आप। थैंक यू आदित्य आदित्य सर। और रवि प्रकाश जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सर। और सबसे थैंक पहले तो यू, सर बहुत बहुत मैं रवि धन्यवाद। प्रकाश जी यही जानना चाहूंगा कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन क्या चल रहा था आपके माइंड में, और क्या आपने सोचा था कि आप इतनी अच्छी रैंक ला करके आप टॉप करेंगे, और आप जो आपने सोचा, जो प्लानिंग थी, बिल्कुल उसके हिसाब से आपका रिजल्ट रहेगा। तो उस दिन क्या कर रहे थे वो तो आपको पता ही था, ग्रुप में चल ही रहा था। तो मैं अपने कलीग के साथ था, बिकॉज उस समय मैं एलओसी पे था, और दूसरे दिन भी मुझे किसी जगह जाना था, पार्ट ऑफ मिशन। तो हम बस 2-3 कलीग बैठे हुए थे, और चूंकि 13 जुलाई थी तो सुबह से चल ही रहा था। राहुल जी ने मुझे ग्रुप में ऐड भी कर दिया था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। तो जस्ट, तो मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ नेटवर्क आता नहीं है, और सिर्फ दिन में 2 या 3 बार ऐसा होता है जहाँ आप बस नेटवर्क जोन में जाओ और देख लो कि क्या आ रहा है। तो उससे 3-4 दिन बिल्कुल। पहले मेरे घर वालों से भी कोई बात नहीं हुई थी, काफी हेक्टिक चल रहा था शेड्यूल, और नेटवर्क भी नहीं था, तो वैसे भी बात हो नहीं सकती थी। तो वेट कर ही रहे थे, और रिजल्ट तो आया नहीं था, उसमें शायद 11, 11:15 बज गए थे। और चूंकि मुझे सुबह 4:30 बजे जाना भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाते टाइम एक बार नेटवर्क जोन में होता ना मन शायद में आपने एक। रात को 1-2 बजे रिजल्ट देखा था उस दिन, लग रहा है ऐसा, हाँ, जहाँ तक रिजल्ट मुझे तो याद मैंने है। आई थिंक 11:15 के आसपास आ गया था हम्म। रिजल्ट, जब मैंने देखा था। तो मैं जैसे ही गया और उस समय देखा पीडीएफ आ रखा था और चल रहा था रिजल्ट, लॉग रैंक बता रहे थे, तो मुझे वैसे मेरे रोल नंबर मुझे याद ही थे, तो तुरंत मैंने उसमें इंटर किया, और इंटर करते ही वो वैसे रहता ना कि रोल नंबर और उसके आगे रैंक, मतलब तो उसको आपने थोड़ा। क्या सोचा, आप आपके दिमाग में क्या क्या था रिजल्ट से पहले, कि क्या रैंक रहने वाली है आपकी? आपको ऐसा था क्या कि आप टॉप 100 में रहेंगे, या बिल्कुल इसको टॉप करेंगे? देखो, आशा तो ये होती है ना कि आपकी 2 डिजिट आ जाए, हाँ। बट मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब अकाउंट तक मिल जाए तो ठीक है, मतलब इट इज ओके, क्योंकि मेरा मानना था कि एक तो मेंस और इंटरव्यू वैसे भी सब्जेक्टिव चीजें हैं, तो हम अक्सर बोलते भी थे कि यार इसमें तो क्या मार्क्स जोड़े। और हम्म। आरएएस के साथ सबसे बड़ी चीज ये थी कि मेरा ये पहला अटेम्प्ट ही था, तो बहुत कुछ क्लियर कट बिल्कुल। आइडिया था नहीं कि क्या रैंक आएगी नहीं आएगी। तो मैं ये चाह रहा था हम्म। कि यार ठीक है अकाउंट तक भी मिल जाए तो फिर हम आगे रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जब रिजल्ट आने वाला था फिर तो ये था कि यार आरएएस आरपीएस मिले तो ठीक है, फिर से कौन तैयारी करेगा। तो बिल्कुल। चलो, बाकी भगवान की कृपा से जब मैंने उसमें देखा तो टॉप 20 का, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी फ्रैंक। टॉप 20 बिल्कुल। वॉज बिल्कुल। समथिंग, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो मेरे लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल जेकब, आपका जो एक नेचुरल टैलेंट है वो बिल्कुल दिखता है, तो वो आपसे बात करते हुए ही पता चलता है। और आपकी जैसे बहुत सारी प्रतिभाएं और होती है, आपके सारे फैक्टर्स आपके साथ भी काम करें। आप ग्रामीण क्षेत्र से आप है, आर्थिक परिस्थितियां आपकी भी शुरू में अच्छी नहीं थी, और टैलेंटेड आप थे। आपने फिर आप डिफेंस में आप गए। तो जो टैलेंटेड बच्चे से हमारे ग्रामीण प्रतिभाएं होती है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास इतने साधन नहीं है, तो उनके लिए क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, या किस तरह से उनको अपने आगे के रणनीति बनानी चाहिए?
जी जी, देखो जीवन में दो चीजें होती है ना, एक होता है आदर्शवाद और एक होता है यथार्थवाद। बिल्कुल। तो आदर्शवाद तो क्या है कि बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था कि मैं 12th के बाद बीटेक करूंगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और फिर या तो इधर आई विल गो फॉर दिस साइंटिस्ट और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करूंगा, तो वो एक आदर्शवाद हो गया। तो एक यथार्थवाद वो होता है कि भाई आपको पता है आपके परिवार की स्थिति क्या है, वो आगे आपको फंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो चीजें होती है। और अक्सर जो ग्रामीण अगर हम क्षेत्र की बात करें तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है, और हमें आपको अच्छे से पता है कि एजुकेशन जो है वो कॉस्टली है। क्योंकि आज जैसे मैं अपने बिल्कुल। गांव की भी बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो साइंस लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप जैसे घर छोड़ते हो गाँव छोड़ते हो तो काफी खर्चा होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आपको जिस भी जॉब में आपका सिलेक्शन होता है, घर की स्थिति को आप जरूर समझिए, क्योंकि आपका परिवार है बिल्कुल। जो आपके पैदा होने से लेके आप जब तक बड़े हो आपके साथ खड़ा है, और जब आप इस योग्य बन जाते हो तो आपको अपने स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, अपने परिवार का भी जरूर हित देखना चाहिए, उनकी भलाई भी देखनी चाहिए। अगर आप परिवार के बारे में सोचते हो तो जरूर कभी न कभी ऐसे समय मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, क्योंकि जहाँ जिसमें योग्यता होती है, काबिलियत होती है, उसके लिए हर क्षेत्र खुला है, उसको जरूर मौका मिलता है, और भगवान भी उसका साथ देते ही है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। एक बार परिवार की स्थिति को देखते हुए, अपनी वस्तु स्थिति को देखते हुए, जो भी जॉब मिलती है आप ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी जॉब में जो है आपको रोक के कोई नहीं रखता, पकड़ के कोई। जैसे मैंने मेरी जो जर्नी रही है, तो ये भी अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत सारे हजारों लाखों एक जो सैनिक है हमारे फौजी भाई है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज तो फिक्स हो ही गई कि ये चीज पॉसिबल है कि आप नेवी में एक बिल्कुल मतलब फौज में आप बिल्कुल नीचे रैंक से शुरू करके भी आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, एक सिपाही के पद पे बिल्कुल। आप ज्वाइन करके भी आप एक डिप्टी कलेक्टर तक बन सकते हो। बिल्कुल सही बात है सर। आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया, वो भी सीधे 16वीं रैंक से। लेकिन कुछ साथी होते हैं जो बार बार एग्जाम देते हैं, नहीं कर पाते हैं, या कई लोग फर्स्ट बार अभी तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए? कुछ ऐसे छोटे छोटे कोई टिप्स हो या जिनको आपने फॉलो किया हो कि तैयारी किस तरह से की जाए कि आप पहली बार में अच्छी रैंक ले आए और आपको अगली बार एग्जाम देना नहीं तो वो मेरा ये मानना है कि जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी तो मैंने अपना एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रखा था कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगा। और ये चीज जब जब तक मैंने इंटरव्यू दिया था तब तक मेरे दिमाग में ये था कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद जरूर सोच रहे थे कि हाँ टॉप 5 में ज्वाइन करना नहीं करना, वो हम डिस्कस भी है। करते थे। बिल्कुल। अदरवाइज मेरे दिमाग में जब मैंने इस एग्जाम का फॉर्म भरा तब से लेके इंटरव्यू दिया उस दिन तक ये मेरे दिमाग में था कि मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। अक्सर क्या होता है जब हम अपने मन के सामने विकल्प रखते हैं कि यार अभी तो 40 साल की उम्र तक दे सकते हैं, उसके बाद भी अटेम्प्ट दे, जितना हमारे पास मन के पास विकल्प रहेंगे उतना हमारे तैयारी में जो फोकस चाहिए वो फोकस नहीं आ वो पाएगा। नहीं रहेगा। तो सही बात। विकल्प ना रखें आप, बिल्कुल पहले दिन से ये मान के चले कि आपका पहला और अंतिम प्रयास है। हो सकता है कई बार देखो डेस्टिनी और लक आपके फेवर में नहीं होता है, इस अप्रोच के साथ भी आपका नहीं होता सिलेक्शन, तो उसके लिए फिर यही है कि करत करत अज्ञास थे जड़मती हो सुजान रसरी आओ जाते शिल्प पर हो निशा, लगे रहो लगे रहो बिल्कुल लगे रहो लगे बस, रहो। नेवर गिव अप। हाँ, वही ज्यादा ऑप्शन खोल कर रखोगे तो फिर आपको लगे रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक ही कर लिया कि हाँ लक्ष्य मेरा वही है, तो हो सकता है उसको जल्द। तो जी आप बिल्कुल। पढ़ाई भी करते हैं, आप स्टडी भी करते हैं, आप अपना जॉब भी करते हैं, तो स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं कई बार, काफी रहता है ऐसा। तो क्या करते हैं आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, खुश रखने के लिए, इनके साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ? तो फोर्सेस में एक आपका ऐसा लाइफ स्टाइल बनता है जो फिटनेस ओरिएंटेड होता है। हाँ, जैसे उसमें आपका रनिंग एक्सरसाइज योगा गेम्स स्पोर्ट्स वो आपकी लाइफ स्टाइल के पार्ट बन जाते हैं। जब नेवी में था तब मैं स्विमिंग और बास्केटबॉल खेलता था, तो स्ट्रेस कभी हुआ ही नहीं। जब मैं बीएसएफ बिल्कुल। में आ गया तो क्योंकि वहाँ स्विमिंग और बास्केटबॉल का स्कोप तो खत्म हो गया, बॉर्डर पे दोनों चीजें नहीं है, तो फिर मैंने वॉलीबॉल सीख लिया, तो मैं वॉलीबॉल खेलता था डेली, मेरा डेली 1 डेढ़ घंटा। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करता था, तो मुझे लगता था कि हाँ जब पसीना निकलता तो उसके साथ स्ट्रेस भी निकल जाता है। बाकी मित्र भी थे, बिल्कुल। मित्रों से बातचीत हल्की फुल्की बातचीत, तो उससे भी स्ट्रेस ज्यादा रहता नहीं। और बिल्कुल बाकी इस मैंने कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं। मैं तो हमेशा ये मानता था कि चलो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो अपने एक जॉब तो है ही है, और ये भी अच्छी खासी जॉब है, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ये स्पेशल बात निकल के सामने आई है। अभी तक हमने जितने टॉप रैंकर से बात की तो उनका ये तो बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ाई करते हैं, बिना स्ट्रेस के, हम खुशी के साथ पढ़ते हैं, और उसी का एक फल सामने आता है कि वो उस अचीवमेंट को हासिल करते हैं। तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? आपने अब असिस्टेंट कमांडेंट से आप एसडीएम साहब बनने जा रहे हैं, बॉर्डर से सीधे आप सिविल में आ जाएंगे, आप अपने घर के आसपास या राजस्थान में आपकी सर्विस रहेगी। आगे क्या प्लानिंग है लाइफ में, क्या करना चाहेंगे? फिलहाल तो मेरी यही प्लानिंग रहेगी कि एज एसडीएम जो भी मेरा
कर्तव्य है उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूं। और जो एक प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो जो मेरा कार्यालय है, जैसे जो एसडीएम का कार्यालय है, उपखंड कार्यालय है, वो एक आम जनता के लिए एक्सेसिबल और अप्रोचेबल बने। मतलब बिल्कुल होता कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको अप्रोच कर सकता है, आपको एक्सेस कर सकता है, वो एक चीज रहेगी। बाकी तो अब वही बातें हैं कि अगर आपकी जो ड्यूटीज है आप उनको ईमानदारी से कर लो, तो मुझे लगता है वही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसी तरफ बिल्कुल रहेगी मेरी चेष्टा कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं। बिल्कुल रवि प्रकाश जी, आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है जैसे इसको कंटिन्यू बनाए रखें, लेकिन शायद टाइम भी काफी हो चुका है। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, या जो हमारे अन्य साथी जो है, उनके लिए आप क्या मोटिवेशनल बात कहेंगे या कहना चाहते जो तो मेरे साथी है जो सोच रहे हैं अभी कि अभी हमारे पास समय है, जैसे अंडर ग्रेजुएट है और लग रहा है कि उनको तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए तो ये है कि द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये शांति काल में आप जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही कम खून बहेगा। तो ये जो समय हैं? होता है ग्रेजुएशन वाला और एग्जाम से पहले, ये गोल्डन टाइम होता है। उसमें जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सब्जेक्ट पे पकड़, राइटिंग स्किल आप इम्प्रूव कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ा कम रहता है चांस। तो उनके लिए, और जो बंदे फॉर्म भर चुके हैं, इस बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रहेगा कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर सूरज की बिल्कुल तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो, मतलब कड़ी मेहनत करो। बाकी एक श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक, जो एक छोटा सा एक लाइन है कि कर्मण्येव अधिकारमस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल रिजल्ट की को इच्छा भूल मत। जाओ, क्या रिजल्ट रहेगा नहीं रहेगा। रिजल्ट के प्रति आप अटैचमेंट मत रखो, बस कर्मों पे आप ध्यान दो कि अपने कर्मों का आप कैसे श्रेष्ठ बनाए। कर्म मतलब अपनी पढ़ाई का, अपना जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो उसके लिए। बस यही मेरा तो ये बिल्कुल कहना, बाकी बिल्कुल जय रवि हिंद जय प्रकाश जी, भारत। जय हिंद। बिल्कुल आपने जो बातें कही, जो कोर्स कहे, अगर इसको फॉलो किया जाए तो आसानी से सफलता मिल सकती है, और रास्ता बिल्कुल आसान लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रकाश जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपको एक बार फिर बिल्कुल से आपको बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई कि आप जल्दी से आए, बहुत एसडीएम बने और बहुत थैंक यू, फील्ड में आपको काम भी करें। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच रवि प्रकाश जी। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू। आदित्य जी।